सुबह के 5 बज चुके थे। अब क्या होगा योगी अमृत? चंदन लाल ने घबराते हुए पूछा। योगी अमृत भी इसी चिंता से परेशान थे। ब्रह्म मुहूर्त का प्रथम चरण समाप्त हो चुका था, लेकिन राय बहादुर और श्रावणी का कहीं कोई अता पता न था। चांडाल आत्माओं के आजाद होकर फिर से लौट आने की आशंकाओं से घिरे चंदन लाल और योगी अमृत तेज चहलकदमी करते घर के कमरे में चलने लगे। दोनों के विचारों का वेग तेज हो चला था। वैसे उनकी ये आशंका और डर ठीक भी थे। हवा की तेज सनसनाहट के साथ काली शक्तियों से भरे उस जंगल में चांडाल आत्माओं की फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। मगर इस सब से बेखबर भानु खर्राटे लेता पलंग पर सो रहा था। मगर तभी पलंग के ठीक नीचे से एक हाथ सरकते हुए भानु के पैरों पर पड़ा। पैरों से होता हुआ वो हाथ भानु के पेट पर जा गोल गोल घूमने लगा। नींद में डूबे भानु ने उस हाथ को देखे बिना ही पकड़कर अपनी छाती सहलाना शुरू कर दिया। रानू, भानु ने जम्हाई लेते हुए करवट बदली। उसे लगा था ये हाथ रानू का था। आवाज सुनते ही डर के मारे भानु की आंखें खुल गईं। उसका शरीर कांपने लगा और उसने हाथों पर से अपना हाथ हटाते हुए कांपते हुए पलट कर देखा, मगर पास में रानू नहीं थी। जिन हाथों को वो रानू का समझ अपनी छाती सहला रहा था, वो रानू के नहीं। कौन है? भानु ने कांपते हुए पूछा। मुझे इतनी जल्दी भूल गया भानु? देख इन हाथों को। कहते हुए हाथ अब भानु के चेहरे की ओर बढ़ने लगे। भानु ने देखा वो हाथ खून से सने थे, ठीक वैसा ही खून जो उस मरे हुए उड़ते कौवे की आंखों से निकल रहा था। भानु चीखा, पर चीख की जगह सिर्फ एक कराहती आवाज ही उसके गले से निकली। मुझे माफ कर दो, देखो। मगर भानु के पास उस डरावनी आवाज को समझाने के लिए कुछ भी नहीं था। डर रहा है? डर रहा है भानु? अपनी बीवी को तो बड़े इतराते हुए बता रहा था अपनी बहादुरी के किस्से। हाँ, क्या हुआ बहादुर भानु? देखो, मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो मैं बसी हुई, मुझे माफ कर दो। कहते हुए भानु फूट फूट कर रोने लगा, मगर उसके इस रोने का उस डरावनी आवाज पर कोई फर्क न पड़ा और वो और जोर जोर से हंसने लगी। हाथ अब धीरे धीरे बढ़ते हुए भानु के चेहरे को छू उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगे और इससे पहले कि वो भानु का गला दबाएं, भानु चीखता हुआ भागा। हंसती हुई रानू पलंग के नीचे से निकलकर डरे सहमे भानु को देख जोर जोर से हंसने लगी। ओहो पतिदेव! भानु को डराती वो आवाज रानू की थी। उन हाथों पर बहता वो लाल रंग गुलाल का था, खून का नहीं। असल में रानू उसकी टांग खींच रही थी। किसी आत्मा या चुड़ैल की जगह रानू को ऐसे हंसते देख भानु का खून खौल उठा। रानू हंसती हुई भानु को अब और छेड़ती उसके करीब जा बोली, क्या हुआ पतिदेव? कहाँ गई आपकी बहादुरी? आपने तो आत्माओं की आंखों में देखते हुए उनसे बात की थी ना, तब तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। हाँ। रानू खुद को बेवकूफ बना हुआ देखकर भानु दांत पीसता हुआ रानू की तरफ दौड़ा। खुद को बचाती रानू हंसते हुए भानु से दूर भागी। हमें हिम्मत रखनी होगी योगी अमृत। ब्रह्म मुहूर्त का अभी सिर्फ पहला चरण ही बीता है। हो सकता है अंतिम चरण तक राय बहादुर श्रावणी को लेकर वापस आ जाएं। मन को बहलाने के लिए दी गई तसल्लियां बाद में बहुत दुख पहुंचाती हैं चंदन लाल। वो आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त में कमजोर जरूर पड़ती हैं,
मगर सिर्फ पहले चरण में ही उनकी अनुपस्थिति रहती है। उसके खत्म होते ही वो काली शक्तियां फिर से उस जंगल में जागृत होने लगती हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि चंदन लाल अपनी बात पूरी कर पाते। उससे पहले ही हवेली के बाहर लोगों का घबराता शोर आने लगा। हवेली के मुख्य द्वार के पास कुछ ही देर में भारी भीड़ जमा हो गई और डर और बेचैनी से माहौल तनाव से भर गया। अरे देखो इसे क्या हुआ, अरे इसके ये निशान, कहीं इस पर उन आत्माओं का साया तो नहीं। हर तरफ अंदेशों और अंदाजों के शोर उमड़ने लगे। इस शोर को सुन घबराए योगी अमृत और चंदन लाल तुरंत हवेली के बाहर आए और पूरा माजरा जानने के लिए भीड़ को चीरते हुए भीड़ के बीच जा पहुंचे। तन्ने, तो मैंने पहले ही कही थी मुखिया, यो आबा बाबा रो खेल ठीक नहीं है, पर तन्ने मेरी सुननी कोनी, अब भुगतो। मोटर के पास खड़े लाल पगड़ी लाल टीका लगाए चौधरी चरण सिंह ने गरजते हुए कहा। वहीं योगी अमृत की नजरें घायल और बेहोश केशव की देह पर पड़ी, जो चौधरी चरण सिंह की काली मोटर के पीछे बेसुध पड़ी थी। उसकी कटी फटी हालत देख कोई भी घबरा सकता था। वहां मौजूद किन्नरी की मदद से केशव को मोटर से उतार योगी अमृत ने हवेली के चौक पर लेटा दिया और तुरंत अपनी दिव्य जड़ी बूटी उसके घावों पर लगाने लगे। वहीं अपने चिर प्रतिद्वंदी चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंखें डाल मुखिया चंदन लाल उसे घूर रहे थे। लोगों की फुसफुसाहट चंदन लाल के कानों में गूंज रही थी। केशव तो अपनी बेटी श्रावणी के साथ गया था ना, फिर इसके शरीर पर ये नाखून के निशान, ये घाव। अरे हो न हो श्रावणी ने ही अपने बाप पर हमला किया होगा। हाँ, उसे उस वक्त कुछ भी ध्यान ही कहाँ रहता है। देखो तो कितने डरावने निशान हैं। तरह तरह की बातें लोगों में हो रही थीं। सुन्नी कोनी गांव के लोगों री, चौधरी चरण सिंह ने चंदन लाल के बिल्कुल करीब जाते हुए कड़क आवाज में पूछा। गुस्से में तिलमिलाते चंदन लाल चुप थे। अरे ओ जोगी जी, इसे ने दवाई करके के होना है, वो असली वाली बीमारी कट्ठे है। अरे तू तो सब जाने है। ये बात सुनते ही योगी अमृत के हाथ लेप लगाते लगाते एक पल के लिए रुक गए, मगर चौधरी चरण सिंह की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो फिर केशव के शरीर पर दिव्य लेप लगाने लगे। तुम्हारी बात नजरअंदाज कर सके है जोगी, तू ज्यादा जाने है जे सब। पर बता, क्या मने कही थी कि नहीं कि उस शराब वाली छोरी को बचपन में ही तुझे सौंप दी जाए? अरे रट्टा ही खत्म। पर भाइयों और मेरी आदरणीय बहनों, चरण सिंह ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, इस कमजोर चंदन लाल ने मुखिया होने की ताकत दिखा के मेरी एक न सुनी। आप सब ने चंदन लाल को मुखिया चुना है, मैं आप सबके साथ हूँ। पर यहाँ मौजूद कोई है जो ये न मानता हो कि हमारे इस गांव में ये सारे डर और तकलीफ की जड़ वो छोरी श्रावणी नहीं है? अरे वही तो सारे फसाद की जड़ है। क्यों? सभी गांव वाले चुप थे। अरे कोई मसला नहीं, उन आत्माओं के डर से अपने मुंह से ना बोलो। पर क्या तुम नहीं चाहते हमारा ये गांव फिर से खुशहाल हो? गांव वालों की चुप्पी में चरण सिंह की बात को लेकर एक खामोश सहमति थी, तो वहीं चंदन लाल अपना आपा खो रहे थे। चरण सिंह के बिल्कुल करीब जा चंदन लाल ने कहा, जब केशव उन दुष्ट आत्माओं के पीछे भागा था तो ये तुम्हें कैसे मिला चरण सिंह? चंदन लाल के शक में वजन था, पर उसे हंसी में उड़ाते हुए चरण सिंह बोला, लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाइयों, अपने भयनगर के मुखिया जी के कारण आए मुसीबतें, तकलीफें, डर और जो चरण सिंह उससे निजात दिलाए तो गलत। चंदन लाल डर के मारे अपनी हवेली में इस जोगी के पीछे छुपकर खड़ा रहे तो ठीक, जो चरण सिंह इस केशव को ढूंढ के ले आए तय गलत। चंदन लाल, पहले ही थारे कारण अपनों यो गांव मुसीबत में है, मगर जिससे भी इसका पेट न भरा तो ले आया इस जोगी को, और राय नवाब, राय बहादुर, वो जो भी है उसने, और उन आत्माओं का गुस्सा और बढ़ा दिया। अरे अट्ठे पहले ही कम मुसीबत है। डर से सहमा गांव सुबह की 5 बजे जाग रहा है, और वट्टे गुस्से में तलमलाई वो आत्माएं सोच रही होगी कि अब कौन सी गाज गिराना है भयनगर पे। जैसे तैसे गांव वालों ने उन आत्माओं को अपनी नियति मान जीना शुरू किया था।
मगर गांव वालों की जिंदगी और दूभर करने आगे आए अपने प्यारे मुखिया श्री चंदनलाल। चरण सिंह के तानों से क्रोधित हो चंदनलाल ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, बंद कर अपनी ये बकवास, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये गांव मुझे तुझसे कहीं ज्यादा प्यारा है। दिख नहीं रहा गांव की क्या हालत है? सुन, जो तुझे मुखिया बनना है तो बन जा, पर अभी लोगों को यूं बरगलाना बंद कर। गिरेबान छोड़ चंदनलाल, चरण सिंह ने गुस्से में कहा। मगर चंदनलाल हिले तक नहीं। माहौल गर्मा गया था। चंदनलाल को इतना गुस्से में देख सभी हैरान थे। योगी अमृत ने जैसे तैसे दोनों को अलग करवाया। अरे छोड़ो एक दूसरे को। चंदनलाल को खींचकर योगी अमृत पीछे करने लगे। अरे जा, गर्मी दिखाने का समय गया तेरा चंदनलाल। गांव संभालने से पहले अपना घर संभाल। जिसका भतीजा मसखरा, बहू कुलटा और बेटा गायब हो, वंश के नाम पर जिसके पास किसी और की औलाद हो, उन पर ये गर्मी ना जंचे। ये सुनते ही चंदनलाल का खून खौल उठा। वो चीखते हुए चरण सिंह की ओर लपका, या! पर सभी ने उन्हें रोकते हुए शांत कराया। और हाँ, मैं तेरी तरह बुज़दिल ना हूँ चंदनलाल। अट्ठे मरने वास्ते ही पैदा हुए है ये बन्ना सा। रही बात केशव की, तो ये दक्खन में बेहोश मिला था मुझे, सो ले आया, ये सोच के कि इस बूढ़े को और सांसें लेना बाकी हो। कहते हुए चौधरी चरण सिंह अपनी सफेद कमीज झटक कर मूंछ को ताव देता हुआ मोटर में बैठ निकल गया। तो वहीं चंदनलाल को शांत करा योगी अमृत किन्नरी की मदद से केशव को हवेली में ले गए और उसे पलंग पर लिटाते हुए उसके शरीर पर गहरे घावों के निशान देख बोले, लगता है जैसे किसी हैवान दरिंदे ने नर्क की यातना दी हो इसे। निर्ममता से किसी ने इसके शरीर से जान निकाल लेनी चाहिए हो। मगर चंदनलाल अब भी चरण सिंह की बातों में ही खोए थे। गांव संभालने से पहले अपना घर संभाल। जिसका भतीजा मसखरा, बहू कुलटा और बेटा गायब हो, वंश के नाम पर जिसके पास किसी और की औलाद हो, उन पर ये गर्मी ना जंचे। चरण सिंह की ये बात बार बार दिमाग में गूंज रही थी। पर सवाल है कि वहां पहुंचा कैसे? दक्खन, यही कहा था उस चरण सिंह ने। काली शक्तियों से भरा वो जंगल भी दक्षिण में है। मतलब केशव भी अब तक उन जंगलों में था। मगर ऐसा था तो जिस जंगल को पहले चरण में राय बहादुर नहीं भेद पाए, उसे भेद के केशव कैसे बाहर आ गया? एक साथ बहुत से सवाल योगी अमृत के दिमाग में उठ रहे थे। मगर इन सब का जवाब मिलना केशव के होश में आने पर ही संभव था। इधर जंगल के सारे पेड़ फिर से काले होने लगे थे। जंगल का रूप बदल रहा था। चांडाल आत्माएं धीरे धीरे काले गोले के रूप में इकट्ठा हो हवा में गोल गोल घूम रही थीं। चलती हवाएं शांत हो गईं। बहता तालाब और पास के गड्ढे बनने लगे। महादानव जो जंगल में बैठा अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था, पल भर में वो एक बड़ी काली चट्टान बन वहीं का वहीं खड़ा रह गया। पेड़ों पर उछलते नरभक्षी का शरीर काले पत्तों में बिखरता हुआ जमीन पर धप से आ गिरा। एक आंख वाले वो राक्षसी पेड़, कांटेदार मुंह वाले जंगली पौधे, सब एक एक कर काले पत्थर में बदलने लगे। किसी भी पल चांडाल आत्माएं फिर से अपनी ताकत में पूर्ण रूप से आकर राय बहादुर के उस जादू से आजाद श्रावणी के शरीर में घुस तबाही मचाने वाली थीं। और इधर तुम इंसान इतने वाहियात पहले ही हो और काले कीचड़ में डूबे तो तुम बिल्कुल उस जानवर की तरह लग रहे हो। वो नहीं होता, बड़े मुंह छोटी पूंछ वाला, क्या नाम था उसका? अरे 4 पैर करके जो आवाज करता है। सुअर, श्रावणी के मुंह से अकस्मात निकला। अरे हाँ, सुअर। बिल्कुल वही। तुम मुझे बहुत पसंद आई लड़की, तुम मुझे बहुत हंसाती हो। चिपचिपे काले कीचड़ से सने राय बहादुर को श्रावणी पहचान नहीं पाई थी। वहीं राय बहादुर श्रावणी को वहां देख खुश थे। पर तुम? अजीब बौने शख्स ने मुंह सड़ाते हुए कहा, तुम मुझे पसंद नहीं आए। बदबूदार काले रंग में सने बेवकूफ इंसान, कौन हो तुम? कहते हुए बौने ने अपनी जादुई छड़ी पर बने भैंसे पर हाथ घुमाया और राय बहादुर के जीवन के सारे दृश्य एक के बाद एक
उसके सामने आने लगे, जिसे वो आंखें मूंदे देख रहा था और उनके बारे में बोलने लगा। ओहो, थोड़े बुद्धिमान, ताकतवर, राजकुमार, एक तलवारबाज योद्धा। अब जरा तुम्हारा बचपन देखा जाए। ओह, तुम भी वही बेवकूफ रोते इंसान के बच्चे। ओह, गंभीर होते हुए, तुम यहाँ इस जंगल में पहले भी आए हो? कहते हुए बोने की भौहें तनने लगीं। तुम, ओह, लाल कपड़े में लिपटे, खून, राजा, काली आत्माएं, बवंडर, आग, मैं देख रहा हूँ एक माँ। ओह, राय बहादुर। कहते हुए तेज सांस लेते हुए बौने ने अपनी आंखें खोली। राय बहादुर का नाम बौने के मुंह से सुन श्रावणी हैरान थी, तो वहीं राय बहादुर का इतिहास देख बौना परेशान। उड़ता हुआ अपने सिंहासन पर बैठ बौने ने अपनी छड़ी पर बने बेल पर अपना हाथ फेरा और अगले ही पल राय बहादुर फिर से सजीले कपड़े में साफ सुथरे अपनी जगह पर खड़े थे। राय बहादुर को अपने सामने देखते ही श्रावणी की आंखें चमक उठीं और अगले ही पल उसे उनमें वही खूंखार जंगली जानवर दिखने लगा, जिससे वो हवा में झूलते उस बंद कमरे में मिली थी। श्रावणी डर से घबराती हुई गुफा की दीवार से चिपक गई। क्या सच में ये असली राय बहादुर है? मगर ये यहाँ कैसे? कहीं ये फिर उन आत्माओं का कोई खेल तो नहीं? यही सब विचार करती श्रावणी राय बहादुर को घबरा कर देख रही थी। ओह हाँ, काफी डरावना। तुमने भी इस राय बहादुर का इतिहास देखा ना? बौने ने श्रावणी की ओर देखकर पूछा और अगले ही पल खुद हंसते हुए बोला। इंसानों के पास ये सब शक्तियाँ। सोचकर ही हंसी आती है। ओ लड़की, तुम मुझे काफी हंसाती हो। तुम्हें मैं हमेशा के लिए यहीं अपने पास रखूंगा। और तुम राय बहादुर। खुश मिजाज बौने शख्स की मुख मुद्राएं अचानक बदल गईं और उसने गुस्से में पूछा, क्या लेने आए हो यहाँ राय बहादुर? क्यों लौट आए हो समय के उस छोर से? अपने आप से भाग रहे हो या अपने इतिहास से? हाँ। बौना डरावनी आवाज में गाता हुआ, सारे पत्ते फिर से खुलेंगे, काले बादल, खून के अंबर, इतिहास की नदियां, लाल समंदर, लाल ही आंखें, लाल नगीने, लाल ही छींटे, लाल बवंडर, आएगी फिर लौट कर रानी, लाल लाल फिर वही कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये सुनते ही राय बहादुर परेशान हो गए। क्या होगा आगे? किसके लौटने की बात कर रहा है यह अजीब बौना शख्स? आखिर कौन है लाल रानी? आखिर राय बहादुर का इतिहास क्या है? क्या चाहता है चौधरी चरण सिंह? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।